नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग का जैसा आपको पता है यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए जीएस का जो पार्ट है पेपर 1, 2, 3 का उसको लेकर आज चल रहे थे लगातार। तो अभी क्या है, हम लोग पार्ट वाइज जैसे एक पर्टिकुलर क्लास में पूरा ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर क्लास में पूरा इकोनॉमिक्स और एक पर्टिकुलर क्लास में जो है प्रॉपर आपका यूपी स्पेशल को कवर अप यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो अलग अलग अभी कर रहे थे उसको कंपाइल्ड रिवीजन जो है इस सेशन में मेरे द्वारा उपलब्ध आपको कराया जा रहा है। तो लगातार 4 दिन या 5 दिन के सेशन ये है जिसमें हम लोग कंप्लीट रूप में रिवीजन करेंगे इस चीज को। उत्तर लेखन कार्यक्रम हम लोग का यूपीएससी मेंस के लिए। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन से, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी करंट अफेयर का सेशन में लेकर आता हूँ। अन अकेडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये उत्तर लेखन कार्यक्रम हम लोग का। गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और अपना सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण, जिसमें हम लोग उत्तर लेखन कार्यक्रम हम लोग का चलता है। ये यूपी पीसीएस मेंस जो आपकी परीक्षा है उसके लिए 20 डेज रिवीजन कोर्स ये लेकर आ रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आप सभी लोग के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के उत्तर लेखन कार्यक्रम मेंस 2021 के लिए। और लेकिन आगे जिसका मेंस है वो लोग भी इसको प्रॉपरली इसका लाभ उठा सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार के कंटेंट है, किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना होता है। तो मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन प्लेस पॉइंट ऑफ से पॉलिटी करंट अफेयर का सेशन आप लोग लेकर आता हूँ। अन अकेडमी किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% का डिस्काउंट उपलब्ध सभी ऑफर्स को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ज्योग्राफी वाला सेक्शन अभी हम लोग लेके चल रहे हैं। एक और 2 दिन में कम से कम और ज्योग्राफी का चलेगा। उसके बाद कंप्लीट ज्योग्राफी जो पेपर 1 का पार्ट है आपके जीएस का वो पूरा हो जाएगा। जैसे ये पूरा होगा मैं यूपी स्पेशल ज्योग्राफी लेकर आऊंगा, फिर उसके क्वेश्चंस को पूरा कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा पार्ट हम लोग का इकोलॉजी एनवायरमेंट का रह जाएगा, तो उसको देख लेंगे। इस तरीके से हमने पेपर 1, 2 और 3 के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कंटेंट को जो है कवर अप यहाँ पर कर लिया। तो आज का जो पहला टॉपिक है ज्वालामुखी, जो ज्योग्राफी का सिलेबस स्पष्ट रूप से मेंशन है आपके ज्वालामुखी, और यहां से क्वेश्चन भी स्पष्ट रूप से आपको देखने को एग्जाम में मिलते ही हैं। तो ज्वालामुखी आज का टॉपिक है हम लोग का इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। तो क्या है पहले ज्वालामुखी वो समझेंगे, उसके बाद इस पर और जो इसके साथ जुड़े हुए प्रश्न होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे कि इसके साथ सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा ज्वालामुखी क्या है, बस ज्वालामुखी क्या है उसके साथ लगा उसके प्रकार बताइए, ठीक है, उसके प्रभाव बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन जोड़ के मेंस में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी वह वीवर या छिद्र है जिसमें लावा, राख, जिससे सॉरी जिससे लावा, राख, गैस, जलवाष्प का क्या होता है, उद्गार होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक भाग में मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे व ऊपर लावा का प्रकट होना और उनका ठंडा होना और ठंडा होने के बाद ठोस होने, इन समस्त प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी की समस्त इन क्रिया को सम्मिलित करके ज्वालामुखी कंबाइंड बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि लावा, राख, गैस और जलवाष्प निकलता है। क्या क्या निकलता है पहले ध्यान रखिएगा, लावा, राख, गैस और जलवाष्प निकलता है जब विस्फोट होता है। और ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा निकलता है या गैस निकलता है वो वहां से शुरुआत इसकी क्रिया होती है। और जब भूपटल के ऊपर लावा बहता है वहां तक भी इसकी क्रिया समाप्त नहीं होती है। उसको बाहर निकालना, ठंडा होने और ठंडा होने के बाद फिर ठोस रूप धारण करने, इन समस्त प्रक्रियाओं को ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है ज्वालामुखी को परिभाषित करते हुए उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। वर्गीकरण तो कौन कौन से इसमें शामिल है इसको एक बार देख लेंगे हम लोग एक दृष्टि से। तो पहला है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये क्या है, इनमें सबसे अधिक विस्फोट होता है। सबसे अधिक विस्फोट जो होता है वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में होता है। सबसे अधिक विनाश भी इनके माध्यम से ही होता है। इसमें सिलिका की अधिक मात्रा के कारण मैग्मा जो होता है अत्यधिक अम्लीय और चिपचिपा होता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे अधिक विनाशकारी और अधिक विस्फोट होने वाला जो होता है उसका नाम दिया गया है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, ठीक। अगर इसके उदाहरण की हम बात करते हैं तो माउंट पीली, क्राकाटोआ और माउंट ताल जैसे ज्वालामुखी है वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी की श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है। दूसरा है
वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, ये हम उद्भेदन के आधार पर देख रहे हैं प्रकार इनके। तो दूसरा जो प्रकार है, वर्गीकरण है, वो वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी है। इसमें अम्लीय से लेकर क्षारीय तक प्रत्येक प्रकार का मैग्मा का उद्गार होता है। इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के मैग्मा निकलते हैं। गैसों के अत्यधिक निष्कासन के कारण फूल गोभी के आकार का ये ज्वालामुखी दिखाई देता है, ठीक है। और दूर तक इसके जो बादल है ज्वालामुखी से निकले धुएं के, वो दूर तक छा जाते हैं, ठीक। तो इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार की है। इसका नाम है वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। तीसरा है स्ट्रोम्बेली तुल्य ज्वालामुखी। इनमें अम्ल की मात्रा कुछ कम रहती है, और यदि गैसों के प्रवाह मार्ग में रुकावट न हो तो यह सामान्यतः इसमें विस्फोट नहीं होता। अगर इसकी जो नलिका होती है वो लगातार, अगर उसमें क्या कहते हैं कि किसी प्रकार की रुकावट ना हो तो स्फोट नहीं होता, लगातार जो इसमें से रोशनी मैग्मा के रूप में निकलती रहती है। इसे बोलते हैं स्ट्रोम्बेली तुल्य ज्वालामुखी। चौथा है आपका हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। इसका उद्गार जो होता अत्यंत शांत होता है, क्योंकि इसमें से निकलने वाला लावा जो होता तरल और क्षारीय होता, मतलब इसमें से निकलता रहता है, बहता चला जाता है, लेकिन किसी प्रकार का विस्फोट वगैरह नहीं होता है। और इसकी राख दूर तक फैलकर, जो इसकी जो ये है ना, जो निकल रहा लावा दूर तक फैलकर इकट्ठा के निश्चित जो है एरिया कह सकते हैं, या उसको आप कुछ भी परत दर परत करके चट्टान रूपी संरचना ले लेता है। पांचवा है आपका विसुविशियस तुल्य ज्वालामुखी। इनका उद्गार भयानक विस्फोट के साथ होता है, और इसमें लावा के साथ गैसों का समीकरण बाहर आता है। उदाहरण के लिए माउंट सोमा, ठीक। ये कैसा है? विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। तो ये हो गया पहला, हम लोगों ने देखा उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, जो उनके अंदर स्फोट होता है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण उन्होंने देखा। अब हम देखेंगे, कोई बार फटाफट एक बार इसकी हेडिंग हेडिंग देख लीजिए। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बेली तुल्य ज्वालामुखी, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी और विसुविशियस तुल्य ज्वालामुखी। ये सब क्या उद्भेदन के आधार पर वर्गीकरण ज्वालामुखी का। अब हम सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का वर्णन यहां पर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आता है, ये वाला जो सक्रियता के आधार वाला क्वेश्चन जो है अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार सेशन को लाइक शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिए। चलिए, तो पहला है सक्रियता, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जिनमें लावा, गैस और विखंडित पदार्थ जो है लगातार निकलते रहते हैं, इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या पूरे विश्व भर में कितनी है? 500 ज्वालामुखी जो है हैं इस प्रकार के पूरे पृथ्वी पर। उदाहरण के लिए स्ट्रोम्बेली, एटना, कोटोपैक्सी और बैरनदीप, ये किस प्रकार के हैं उदाहरण के रूप में? ये सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब इसमें लगातार विस्फोट और विखंडन लावा निकलता ही रहता है। दूसरा है सुसुप्त ज्वालामुखी। ये वैसे ज्वालामुखी है जो दीर्घ काल से सक्रिय नहीं है, मतलब बहुत दिनों से स्फोट नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विसुवियस, क्राकाटोवा और नारकोंडम, ये क्या है? ये बहुत सालों से इनमें किसी प्रकार की कोई सक्रियता या एक्टिविटी नहीं देखी गई है, लेकिन कभी भी इसके अंदर विस्फोट हो सकता है। इसको कहा जाता है सुसुप्त ज्वालामुखी। तीसरे होते हैं मृत ज्वालामुखी। इसके अंतर्गत वैसे ज्वालामुखी शामिल किए जाते हैं जिनमें हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है और भविष्य में भी कोई इसकी संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए किलिमंजारो, चिम्बाराजो और पोड़ा इस प्रकार के हैं उदाहरण हैं जो कि मृत ज्वालामुखी के उदाहरण देखने को मिलते हैं हमारे पृथ्वी पर। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि ज्वालामुखी क्या है के साथ, वो बनता है इनका वैश्विक वितरण। इनकी जो वितरण है जो पूरे पृथ्वी पर किधर किधर किस क्षेत्र में कितनी है, वैश्विक वितरण को सवाल आता है
कि ज्वालामुखी को परिभाषित करते हुए इनके वैश्विक वितरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो कहां कहां है, कितनी मात्रा में, इनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पहला, परिप्रशांत महासागरीय मेखला। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, यहां विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। विश्व के कुल ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 ज्वालामुखी जो है ना, इसी भाग में यानी प्रशांत महासागर के इस पार्ट में देखने को मिलते हैं। यानी कुल जितने भी, जैसे हमने 500 बताया क्या कहते हैं ज्वालामुखी, उसमें से 2/3 ज्वालामुखी जो है आपको प्रशांत महासागर के मेखला में देखने को मिल जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वह मध्य महाद्वीपीय पेटी है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, इस मेखला के अधिकांश ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलते हैं, क्योंकि यहां पर यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट क्या है, परस्पर आपस में टकराती है। ठीक है, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर ज्वालामुखी अधिकांश मात्रा में देखने को मिलते हैं, वो कौन सी जगह है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला। यह रचनात्मक प्लेटों के किनारे यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, जहां दो प्लेटों का अपसरण होता है, एक दूसरे से अलग होती है, उसके कारण जो है टक्कर से भ्रंश का निर्माण होता है। और ये अधिकतर घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है मध्य अटलांटिक मेखला में, और वहीं पर ये जो क्षेत्र है ज्वालामुखी से ग्रस्त पाया जाता है। चौथा, अंतराप्लेटीय ज्वालामुखी। ये महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के आंतरिक भागों के ज्वालामुखी होते हैं, और इन्हें प्लेट संबंधी संक्रमण या गतिविधियों के कारण जो है यहाँ पर विस्फोट ज्वालामुखी के देखने। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का सिलेबस का है वो है हिमानी हिम सरिताओं और ग्लेशियर के ऊपर, जो कि आता है क्वेश्चन 2020 पीसीएस में। यहां से क्वेश्चन आया था हिमानी के ऊपर, तो क्या होती हैं, और इस पे क्वेश्चन पूछा था कि हिम सरिताएं क्या होती हैं, और विभिन्न प्रकार की हिम सरिताओं पर प्रकाश डाली। ये 2020 पीसीएस का जस्ट इससे पहले वाले मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। देख लेते हैं क्या है ये जो है पर्वतीय और ध्रुवीय दोनों ही वह रेखा है जिसके ऊपर क्या होती है, बर्फ भर जो है हिम का आवरण होता है। मतलब यहां पर पूरा वर्ष भर बर्फ जमा होती है, कहां पर, पर्वतीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में। और ये बर्फ जो है ना, पूर्णतः कभी भी नहीं पिघलती, चाहे कितनी भी गर्मी यहाँ पे आपके मैदानों में पड़ रही हो। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, जैसे आप हिमाचल प्रदेश के ऊपर चले जाइए, चाहे गर्मी में भी जाएंगे तब भी देखेंगे वहां कुछ मात्रा बर्फ आपको मिलेगी। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर आपको वर्ष भर बर्फ मिलती है। ठीक है, इसे हम लोग हिम रेखा कहते हैं। मतलब इसके ऊपर आपको हिम रेखा का ही, उस रेखा को कहा जाता है, काल्पनिक रेखा है जहां पर वर्ष भर क्या होती है, आपको बर्फ देखने को मिलती है। वर्ष भर बर्फ देखने को मिलेगी, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, हिम रेखा कहते हैं। उसके ऊपर आपको मिलती है। हिम रेखा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन भी देखा जाता है, क्योंकि हिम रेखा गर्मियों में क्या होगा, ऊपर चली जाएगी थोड़ा सा, और सर्दियों में हिम रेखा नीचे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई क्या है, क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, जब ध्रुव से आप क्या करेंगे, भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे आप ना, भूमध्य रेखा से यानी कि ध्रुवों की ओर जब बढ़ेंगे तो हिम रेखा की ऊंचाई क्या होगी, क्रमशः घटती चली जाएगी। और भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई 6000 मीटर, जबकि हिमालय पर ये 5500 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। मतलब अगर भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र पर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो आपको 6000 मीटर की ऊंचाई जाने के बाद ये रेखा मिलेगी। ये काल्पनिक रेखा है, ये मत समझिए किसी ने बना के रखी हुई है वहां पर। मतलब जहां पर से कि ऊपर की बर्फ कभी ना पिघलती, उसको हिम रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो जब भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में आप किसी पहाड़ पे जाते हैं तो आपको 6000 मीटर की ऊंचाई तक जाना पड़ेगा। और अगर ये हिमालय क्षेत्र में जाते हैं तो लगभग 5500 मीटर पे ही आपको क्या मिल जाती है, ये भूमध्य रेखा देखने को मिल जाती है। अब जानते हैं हिमानी या हिमनद क्या होता है। हिमानी या हिमनद क्या होता है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए सभी लोग। हिमानी या हिमनद क्या होता है,
देखिए, हिमानी या हिमनद धीमी गति से बहने वाली हिम हिम यानी बर्फ का टुकड़ा कह सकते हैं, या उसकी बर्फ की नदी कह सकते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं वीडियो में कहीं देखा होगा कि बहुत सारी बर्फ के टुकड़े एक साथ जो है नदी की तरफ बहते चले जाते हैं। इसको जो है हिम नदी या हिमानी की संज्ञा दी जाती है। ऊंचे पर्वतों में बनने वाली ये हिम नदियां लंबी संकीर्ण होती है, लंबी और संकीर्ण होती हैं, क्योंकि किसी पूर्ववर्ती नहीं नदी की घाटी में बनती, नदी है सॉरी नदी की घाटी में बहती हैं, और इन्हें घाटी हिमानी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जो कोई पुरानी नदी या कोई नदी का ढाल होता है, उसी के साथ साथ अनुसरण करते हुए हिम नदियां जो है या हिमनद जो है बहते हुए नीचे तक आते हैं, लैंड तक आते हैं, यानी कि प्लेन तक आते हैं, और ये बहुत ही संकीर्ण में धीरे धीरे करके आगे खिसक रहे होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, घाटी हिमानी के नाम से भी हम जानते हैं। भारतीय हिम नदी में काराकोरम श्रेणी में स्थित है, भारतीय जो है काराकोरम में स्थित सियाचिन हिमनद जो है सबसे बड़ा है। आप लोग नाम सुना होगा सियाचिन, तो भारत का जो हिमनद है में सबसे बड़ा हिमनद जो अगर देखा जाता है तो किसे माना जाता है, वो है वो आपका सियाचिन हिमनद है, ध्यान दीजिएगा। ये काराकोरम श्रेणी में आपको मिलता है। इसकी कुल जो है 72 किलोमीटर जो है लंबाई है। हिमनद और हिमवरण आसपास ही निम्न भूमि में फैल जाता है, तो वह महाद्वीपीय हिमानी कहलाता है। ठीक है, जब हिमनद या हिमवरण जब फैलने लगता है, जैसे नदी से गिरते 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 क्या हुआ, आके एक जगह इकट्ठा होगा कहीं, ऐसे जो इकट्ठा हुए क्षेत्र को महाद्वीपीय हिमानी के रूप में कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, इसको समझिए, यहाँ से बहता बहता आ रहा है, यहाँ पे जो एक जगह जो धीरे धीरे क्या करते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि लंबा चौड़ा कहते हैं एरिया कवर कर देगा, इसको महाद्वीपीय हिमानी के नाम से जाना जाता है। बर्फ से ढकी ऊंची पर्वत चोटियां जिसे हिमनद निकलते हैं, उसे आइस कैप यानी हिमनद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल में गए हो या कभी, यहाँ तक तो आपको नॉर्मल सब कुछ पेड़ पौधे दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर सफेद दिखाई देता है, तो इसको क्या कहा जाता है, आइस कैप के नाम से जानते हैं। पठार में जो जमी बर्फ की चट्टाने होती हैं, उन्हें हिम चादर के नाम से जाना जाता है। जो पठारी क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो सफेद चादर बिछी रहती है, जब आप जाएंगे तो कहीं पर पठारी क्षेत्र में, तो वहां जहाँ ठंडा अगर क्षेत्र है तो पूरी सफेद चादर बिछेगी बर्फ की, उसे आइस सीट के नाम से जाना जाता है। जबकि पानी में जो तैर रही बर्फ होती है, उसे विशाल राशि हिमसेल के नाम से, आइसबर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिससे वो टकराया था टाइटेनिक, वो क्या था, एक आइसबर्ग था। तो जो स्वतंत्र रूप से एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि पहाड़ कह लीजिए, टूट के बर्फ का अगर वो तैर रहा होता है, तो उसे क्या किस नाम से जानते हैं, आइसबर्ग यानी हिमसेल के नाम से जानते हैं। पठारी क्षेत्रों में बिछे बर्फ को आइस सीट के नाम से जानते हैं, और पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ होती है उसे आइस कैप के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, देखिए हिमानी के द्वारा ना कुछ आकार बनाए जाते हैं, कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं जो प्राकृतिक रूप से बनती हैं। और यही क्वेश्चन पिछली बार 21 बीसीएस मेंस में पूछा था कि विभिन्न प्रकार की हिमानी द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों का वर्णन भी कीजिए। हिमानी को परिभाषित करते हुए विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जो बनती हैं हिमानी हिमनद द्वारा, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले है यू आकार की घाटी। क्या है ये, यू आकार की घाटी। पहाड़ों पर पहले से उपस्थित नदी घाटी में जब हिमानी के लंबवत अपर्दन से यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नदी घाटी है, ठीक है, उसमें जो है जो है बर्फ हिमनद जो है लगातार जा रहा है, गिर रहा है, अपर्दन हो रहा है उसमें, उससे जो निर्माण होने वाली क्या कहते हैं घाटियां होती हैं, उन्हें यू आकार की घाटी, क्योंकि जो ये होती है ना, तो पहाड़ पर कोई नदी घाटी हो तो जैसे वो किसी पहाड़ से गिर रही होगी फिर ऐसे जा रही होगी, यहाँ पे पूरी बर्फ की जो है एक तरीके से चादर लिपटी हुई आपको देखने को मिलेगी। इस आकार को कहा जाता है यू आकार, और ये जो होती है यू आकार घाटी के नाम से जानी जाती है। तो पहली आकृति जो बनाई जाती है उसे कहते हैं यू आकार घाटी। दूसरी है लटकती घाटी। जब किसी मुख्य हिमनद से कोई हैंगिंग वैली सहायक हिमनद आकर मिलता है, तो सहायक हिमनद घाटी मुख्य हिमनद की घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है, जिसे लटकती घाटी के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन पहले अभी यहाँ पर उत्तराखंड में एक ग्लेशियर टूटा था,
बहुत तगड़ी तबाही हुई थी, 1 साल हो गया लगभग। चमोली वगैरह क्षेत्र जो प्रभावित हुआ था वो लटकती घाटी से ही हुआ था। ये टूट सकती है क्योंकि ये प्रतीत ऐसी होती है कि उसके संग चिपक के लटकी हुई है, ठीक है। जो पहले से वहां पे कोई उपस्थित हिमनद है, उसी से दूसरी एक हिमनद आके अगर मिल जाता है और वो इस तरीके से दिखता है कि लटकता हुआ एक बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान रूपी संरचना आपको देखने को मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, लटकती घाटी के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो आकृति बनती है उसका नाम है सर्क। सर्क क्या है? जब किसी पर्वतीय पर्वतीय भाग में से हिमानियां घटती हैं तो वह आराम कुर्सी के समान एक आकृति बनती है, इसे सर्क के नाम से जानते हैं। होता क्या है, पर्वतीय भाग में ना जो कुछ क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर इस तरह की आकृति जब बर्फ घट जाती है, मतलब ऐसे पूरी बर्फ जमी रहती है, ये क्या है, कोई पत्थर या कुछ सॉलिड संरचना होगी पहाड़ की है। लेकिन पहले तो जब बर्फ जमी रहेगी तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन जब धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगेगी तो इस तरीके से एक संरचना दिखाई देती है, इसे सर्क बोलते हैं। कैसे दिखाई देगी? जो एक चेयर आती है ना, रिलैक्स चेयर करके, उस तरीके की संरचना कुछ तक दिखाई देती है। इसे किस नाम से जानते हैं? सर्क के नाम से जाना जाता है। एक अगला है आपका एरिड संरचना। जब किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य का भाग अपर्दित होकर नुकीला हो जाता है तो इसे एरिड कहते हैं। जैसे एक आराम कुर्सी ऐसे ही बनी, एक मान ली इस साइड से बन गई ऐसे, ये जो ऊपर का हिस्सा नुकीला हो जाएगा, इसे किस नाम से जानेंगे? एरिड के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका एरिड। तो ऐसा ही आराम कुर्सी लाइक संरचना बनी, दोनों एक दूसरे से पीठ सटा के मान ली लिटा दिया, कुर्सी खड़ा कर दिए, तो जो उसके ऊपर का नुकीली संरचना दिखाई देगी, ये क्या कहने लगेगी? इसको एरिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? यू आकार घाटी, लटकती घाटी, सर्क और एरिड। इसके बाद हॉर्न। हॉर्न क्या होता है? जब किसी पर्वतीय भाग पर चारों ओर से सर्क बनने लगे तो इस बीच की नुकीली शीर्ष को क्या कहते हैं? हॉर्न के नाम से या हॉर्न के नाम से जानते हैं। जैसे ये बना, ये बना, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया। ये जो संरचना बनेगी ना, जैसे आप लोग जो देखते हैं ना, जो मतलब अशोक चक्र के चारों तरफ शेर बने हुए हैं बैठे एक दूसरे पीट करके, इसी तरीके से चार आराम कुर्सियों को एक साथ आगे एक साथ जोड़ के लगा दीजिए आप, उसके माध्यम से जो ये टॉप के हिस्सा निकलेगा इसका, इसी को क्या कहा जाता है? हॉर्न के नाम से जाना जाता है। हॉर्न है ये, ठीक है। इसके बाद है नू नाटक। ये क्या है? नू नाटक किसी पर्वतीय भाग में हिमाच्छादन के बावजूद चट्टानों के निकले हुए ऊंचे जो क्षेत्र होता है उसे नुनाटक के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि ये बर्फ है, पर्वत है, और खूब यहां पर खूब यहां तक जो है बर्फ है, पूरा ढका हुआ है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ना, अभी भी क्या है? बिना बर्फ का है, ठीक है। यहां पर से जो है बर्फ नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो ये जो क्षेत्र होता है, यहां से बर्फ सड़क के नीचे आ गई हो या पिघल गई हो, जो भी कारण हो, इस जो क्षेत्र को कहते हैं हम लोग नू नाटक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद है हिमोड़। हिमानियों द्वारा अपर्दित व परिवहित पदार्थों का निक्षेप हिमोद के नाम से या हिमोड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब आप लोग देखते होंगे, जब कभी पर्वत पर घूमने गए होंगे, तो बर्फ धीरे 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 आकर ना यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है, ऐसे ढलान से आती है, पिघल पिघल के, तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर अप कर लेती है। ये जो क्षेत्र पे जब कवर अप कर लेती है, इसे जो कहते हैं हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। इस आकृति को क्या कहते हैं? हिमोड़। आदित्य, स्वागत है बहुत आपका, हेलो, ठीक है। अगली जो आकृति बनती है हिमनद द्वारा, उसे कहते हैं ड्रमलिन। ड्रमलिन के नाम से जानते हैं। जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड़, तल के जो तल का क्षेत्र होता है जहां पे हिमोड़ जमा हो रहा है, का नियमित अंतराल पर गुंबेदार टीलों के रूप में जमा होता है, तो उसे बनी स्थल कृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। इसका आकार उल्टी नाव की तरह होता है, इसको समझिएगा। जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से बर्फ आई लगातार, यहाँ पे इस जगह इकट्ठा हुई, फिर ऐसे करते हुए इस तरीके से बनती चली जाएगी। यहाँ से आई, ऐसे आके यहाँ पे गिरी, यहाँ पे चढ़ी, फिर ये गिरी, फिर आई, इस तरीके से जब इकट्ठा होता है तो एक पलटी हुई नाव की संरचना ले लेता है ये। इसे क्या कहते हैं? ड्रमलिन के नाम से जाना जाता है। और ये अब अगली है आपकी आकृति, जिसे कहते हैं अपक्षेप मैदान। हिमानी के पिघलने पर बने हिमजल के प्रवाहित होने से हिमोड़ के जो चादर की भांति काफी बड़े क्षेत्र पर विस्तृत हो जाता है। इन्हीं मैदानों को अपक्षेप मैदान के नाम से जानते हैं। जब ये बर्फ जो इकट्ठी हुई है पिघल जाएगी,
तो इसको जो है अपक्षेप मैदान के नाम से जाने लगता है। एक आकृति बनती जिसका नाम दिया गया भेड़ पीठ शिला। ये क्या है? हिमानी के मार्ग में जब कोई बड़ी ऊंची चट्टानी आकृति अवरोधक के रूप में आ जाती है तो हिमानी उसके ऊपर से प्रभावित होने लगती है। ऐसी संरचना को भेड़ पीठ शिला कहते हैं। ये पर्वत है, यहां से मान लीजिए हिमानी आ रही है, यहां पर कोई एक मान लीजिए कोई सी चट्टान या फिर कोई आकृति अवरोधक के रूप में आते हैं, तो ये जो बर्फ होती है इसके ऊपर से निकलना शुरू हो जाती है। ये जो संरचना बन जाती है भेड़ की पीठ की तरफ दिखने लगती है, जिसे भेड़ पीठ शिला के नाम से जो है जाने लगता है। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है पवन, पवने। देख लेते हैं पवने क्या होती हैं खूब एक बार। चलिए क्या होती है पौने देखते हैं। तो ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी में आपके पार्ट दिया गया है और देखिए ये आया नहीं है अभी तक, तो यहां से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है इस बार 2021 में पवनों के ऊपर। पवनों को अच्छे समझ लेंगे। तो वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा जो होती है उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर बहती है। जो वायु दाब जो होता है एयर प्रेशर, उसमें जो विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं वायु दाब के कारण, तो ऊंचे वायु दाब के क्षेत्र से नीचे की वायु दाब के क्षेत्र में क्या होता है, वो वायु दाब बढ़ने लगता है। ठीक है। और इन्हीं जो क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को ही क्या कहा जाता है, पवन के नाम से जाना जाता है। ऊंचे वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहने वाली जो हवा है उसे ही आप पवन के नाम से जानते हैं। हर बार मिस कर जा रहा पॉइंट चार्जिंग का। ठीक है। ध्रुवों की ओर जो होती है इसकी तीव्रता जो होती है ना, उसमें वृद्धि होती चली जाती है। मतलब ध्रुवों की ओर जब आप पहुंचोगे तो आप देखोगे कि पवनों की जो गति है उसमें तीव्रता आने लगती है। और कॉर्लियसिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की जो पवनें हैं वो अपनी दिशा जो है दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें अपनी दिशा से बाईं ओर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। मतलब कि दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये अपनी दाहिने ओर हल्की सी घूम जाती है। किसके कारण होता है सब कुछ, कॉर्लियसिस बल के कारण। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, ये बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। कॉर्लियसिस बल पर ये नोट है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता कॉर्लियसिस बल पे, तो इसको मैंने नोट किया कि कॉर्लियसिस बल आपको कैसे समझ में आएगा। तो इसको जो है अगर जिसको नहीं जानकारी है उसको पढ़ लेगा तो कॉर्लियसिस बल समझ में आ जाएगा। पवनों के प्रकार, देखिए क्वेश्चन जो आएगा तो पूछेगा पवन को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। सीधे क्वेश्चन आता है जो ये इस तरीके का ही आता है। तो अपनी विशेषताओं के आधार पर पवनों को हमने 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है प्रचलित पवने, दूसरी मौसमी पवने और तीसरी है स्थानीय पवने। ठीक है। प्रचलित पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने, एक एक करके देखेंगे। प्रचलित पवने कौन सी हैं? ये वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रभावित होने वाली पवने हैं। ये साल भर चलती हैं और एक निश्चित डायरेक्शन चलती हैं। इन्हें प्रचलित, स्थायी, सनातनी
ग्रहीय और भूमंडलीय पौने भी कहा जाता है। इनके उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहते हैं कि क्या है, कौन से उदाहरण है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। दूसरी है, इसके अंदर आती है सबसे पहले व्यापारिक पौने। ये व्यापारिक पौन क्या है? ये जो स्थायी पौन हमने बात की, प्रचलित पौने, इसी का उदाहरण है। क्या है ये व्यापारिक पौने? ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पौने हैं। ट्रेड शब्द जो जर्मन भाषा का एक शब्द है उससे बना है, जिसका अर्थ है निर्धारित पथ। निर्धारित पथ, ठीक। अतः व्यापारिक पौनों को एक निर्धारित पथ पर चलने वाले पौन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसा बताया गया कि ये स्थायी पौन है और साल भर एक निश्चित दिशा में और निश्चित दशा में चलती है। उसकी पहला उदाहरण क्या है? व्यापारिक पौन। विषुवत रेखा के समीप ये दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में पौने संवहन के कारण ऊपर उठती है और घनघोर बरसात करती है। कौन सी? व्यापार। दूसरी पौन है जो आपकी एक स्थायी पौन है, उसका नाम है पछुआ पौन। क्या कहते हैं उसको? पछुआ पौन के नाम से जानते हैं। ये भी दोनों गोलार्धों में चलने वाली पौन है और 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर चलती है। ठीक है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 66 से 65 डिग्री अक्षांश के भीतर चलने वाली ये स्थायी पौन है। ठीक है, ये भी स्थायी पौन है। उत्तरी गोलार्ध में ये पौने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। दूसरी आपकी स्थायी पौन कौन सी होगी? पछुआ पौन। स्थलीय अवरोधों के अभाव के कारण जो पछुआ पवन है, इनका सर्वश्रेष्ठ विकास जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता है, 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। इनकी प्रचंडता के कारण है इन्हें 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजता 40सा, 50 डिग्री अक्षांशों के समीप भयंकर 50सा और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे चीखता 60 के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम जो है इनको नाविकों द्वारा दिए गए हैं। तो इस तरीके की जो है, इसका क्या नाम है आपका? पछुआ पवन है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी स्थायी पवन है, यानी एक निश्चित दिशा और एक निश्चित क्षेत्र में चलने वाली साल भर वाली पवन है। तीसरी जो स्थायी पवन है वो ध्रुवीय पवन है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनों कहलाती है। ये उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी जो गोलार्ध है आपका, यहाँ पे इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, ये गोलार्ध है आपका, पूरा गोला है। इसको आधे में बांटा गया काल्पनिक से, उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, इसे उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में बोला जा रहा है। देखिए जो आपका है ये उत्तरी गोलार्ध, इनकी दिशा कैसी है? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी ऐसे बहेंगी ये। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करेंगे तो इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, इस तरीके से इनका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में। दूसरी हमने बात की थी मौसमी या सामयिक पौने। पहली थी हमारी स्थायी, दूसरी थी मौसमी या स्थायिक पौने। ठीक है, पहली हो गई स्थायी वाली, दूसरी मौसमी पौने। जिन पौनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें मौसमी पौने कहते हैं। जैसे कि मानसूनी पौन, मानसून की जो पौन होती है उसे मौसमी पौन कहते हैं। धरातल की वे सभी पौने जिनकी दिशा मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है उन्हें मानसून पौने के नाम से जाना जाता है। इसके संबंध में विस्तृत विवेचना सबसे पहले अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने भी की थी। ये पौने ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर और 6 माह शीत ऋतु में ये क्या करती है? स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ठीक है, ऐसा स्थल और जल के गर्म होने के कारण जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये कैसी है? मानसून पवन हमारी मौसमी पवन है। ठीक, इनकी उत्पत्ति जो होती है मेनली कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही देखने को मिलती है। ठीक, अगर उदाहरण के रूप में दूसरा इसको देखेंगे हम लोग, तो स्थल समीर और समुद्र समीर भी क्या है? मौसमी पौने। ठीक है, स्थल समीर और समुद्र समीर भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, उसको एक बार और देख लीजिए। ये भी क्या है? मौसमी पौने। दिन के समय निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल भाग क्या होते हैं? जल्दी से गर्म हो जाते हैं। दिन में क्या होता है?
जो आप दिन में समुद्र, अगर एक जगह पानी रखा आपने बाल्टी में, एक पत्थर रख दीजिए धूप में, तो आप देखोगे पत्थर तेजी से गर्म हो जाएगा और बाल्टी का पानी देर में गर्म होगा। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, जो स्थल पर निम्न वायु दाब जो है बन जाता है और उसके वजह से समुद्री भाग के अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण सागर से तल पर उच्च वायु दाब मिलता है। इससे क्या होता है, स्थल की जो गर्म वायु होती है ना, वो ऊपर उठती है और समुद्र की ठंडी और आर्द्र वायु जो है इधर स्थल की ओर आने लगती है। और इससे क्या होता है, जो है समुद्री समीर के नाम से इसको फिर जाना जाता है। ठीक इसके विपरीत क्रिया होती है रात के समय। रात के समय क्या होता है, ठीक इसके उल्टा हो जाता है। बाल्टी का पानी जो होगा वो देर में क्या कहते हैं ठंडा होगा और जो पत्थर रखा होगा वो तेजी से ठंडा होगा। तो यही काम फिर उल्टा होने लगता है। इसे क्या कहते हैं, सागर समीर के नाम से फिर जाना जाने लगता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये भी मौसम के आधार पर बदलने वाली। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि अनअकैडमी के ऐप को कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के खुद को रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगे। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा कोड PS10 यूज करना है और ये फ्री क्लासेस आपको दिखने लगेंगी। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी, एकेडमिक कैलेंडर, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। ये एक 12 मार्च से स्टोर जो है अनअकैडमी का खोला जा चुका है ओल्ड राजेंद्र नगर में। यहाँ पे जाके आप अभी सब्सक्रिप्शन लेके हर चीज की क्वेरी को पूरा कर सकते हैं। एक स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को आयोजित होता है 10 बजे। इसमें पार्टिसिपेट करके रैंक 25 तक के बच्चे 100% स्कॉलरशिप अनअकैडमी के कोर्सेज का प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में RO के टेस्ट में पार्टिसिपेट करके 25% का स्कॉलरशिप भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सारथी नामक बैच 16 मार्च से चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री मिनी सीरीज थी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। कॉम्बो जो है इस टाइम मिल रहा है 12 महीने कोर्स यूपीपीएससी एंड यूपीट्रिपल का 9,350 और 6 महीने का 7,650। वीडियो को लेना चाहते हैं तो इस कॉम्बो में आप ले सकते हैं और इसके लिए आपको 10% डिस्काउंट के लिए यहाँ पे मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कुछ कैटेगरीज जो है इनको स्वतंत्र रूप से अलग से कर दिया गया है ताकि कम फीस में आप जो है इन कोर्सेज को प्राप्त कर सके। इसमें लेखपाल, वीडियो और कांस्टेबल ये चीजें उपलब्ध है। इस पे आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको बस करना क्या है, मेरा रेफरल कोड यूज करना है PS10। बैच कोर्सेज की अगर बात करें तो मेंस के लिए बैच कोर्सेज भी चल रहे हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। सारथी नामक एक बैच 16 मार्च से शुरू किया गया जो PCS 2022 के लिए जो 12 जून को प्रस्तावित है उसके लिए कंप्लीट पैकेज बैच का आपको मिल रहा है। और लक्ष्य नामक बैच एक 9 मार्च से संचालित हो रहा है। इसमें 11 बजे आपको मेरी पॉलिटी के सेशंस मिलते हैं। 2023 के लिए प्रीलिम्स कम मेंस का ये शानदार बैच है। एक और 25 फरवरी से सारथी नामक बैच संचालित किया जा रहा है। ऑप्शनल के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर आपको उपलब्ध है। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, RO यूपीएसआई, यूपीट्रिपल लेखपाल, बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्या हमें अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा। तो बताओ, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, अलग से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको। फीस की अगर हम बात करें तो 24 महीने की फीस 13,600 रुपए और 12 महीने की फीस 9,350 रुपए, 6 महीने की फीस 7,650 रुपए। रेफरल कोड में आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं, आपकी फीस 10% का डिस्काउंट के साथ 24 महीने की फीस 12,240 हो जाती है, 12 महीने की 8,415 और 6 महीने की आपकी 6,885 रुपए। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है बिहार यूपी कंबाइंड तैयारी करने के लिए। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम, किसी वीडियो पे कोई शिकायत, इसकी शिकायत अपन अकेडमी को कर सकते हैं। भारत के सामुद्रिक संसाधन और संभाव्यता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से आपको जरूर देखने को मिलते हैं। चलिए समझेंगे, जानेंगे क्या इशू है और इसमें क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, देखिए समुद्री संसाधन का अर्थ होता है उसमें सिर्फ एक किसी एक चीज को आप जो है वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी एक चीज को आप नहीं कर सकते हो, उसमें बहुत सारे चीजें शामिल है। उसको हम लोग दो पार्ट में मेनली बांट के चलते हैं समुद्रिक संसाधनों को, जिसमें जैविक और अजैविक संसाधन दो भागों में इसको बांटा गया है, जैविक और अजैविक संसाधन के रूप में। एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जैविक और अजैविक संसाधन। सबसे पहले देखेंगे हम लोग अजैविक संसाधन। ठीक है, अजैविक संसाधन में सबसे पहला जो पार्ट आता है आपका अजैविक, जिसके अंदर जीव या जान या किसी प्रकार का
जो आप कह सकते हैं ना जंतु जीव वाला, उस प्रकार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं, एक सिंपली यूज वाला पदार्थ जिसका क्या कहते हैं कि जीवन से जिसका कोई संबंध ना हो, ऐसे संसाधनों को अजैविक संसाधनों की श्रेणी में जो है रखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले है बहुधात्विक पिंड। बहुधात्विक पिंड, जो ये बहुधात्विक पिंड है, ये सागर के नीतल यानी कि गहराई में 3.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर गहराई तक जो है पाए जाते हैं। और हिंद महासागर जो कि भारत के लिए एक बहुमूल्य महासागर का कार्य करता है, इसमें ये बहुतायत में पाए जाते हैं, मतलब अत्यधिक मात्रा में हिंद महासागर में बहुधात्विक पिंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला संसाधन है वो क्या है? बहुधात्विक पिंड। आगे देखते हैं, समुद्री जल से प्राप्त होने वाला नमक एक महत्वपूर्ण अजैविक रसायन है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। तो ये क्या है? एक अजैविक रसायन है जिसकी हमें प्राप्ति होती कहां से? समुद्र से। और इसी क्योंकि हम हिंद महासागर से और अरब सागर से घिरे हुए हैं, तो हम इस चीज का ठीक ठाक उत्पादन कर लेते हैं। और वैश्विक स्तर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर भारत आता है। दूसरा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें ये भी कहां से मिलता है हमें? ये भी हमें समुद्र से ही प्राप्त होता है मेनली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की प्राप्ति मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तट से की जाती है, मतलब कि जहां से समुद्र की शुरुआत होती है, बहुत गहरे नहीं, मध्य के हिस्से में जो है आपको देखने को ये मिल जाता है, जैसे कि बॉम्बे हाई, अरब सागर के बॉम्बे हाई, बॉम्बे बेसिन की खंभात की खाड़ी से हमें क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है देखने को मिलती है। और कच्छ का रण आंध्र प्रदेश का राभा क्षेत्र, दक्षिण तमिलनाडु का एर्नाकुलम और तटवर्ती क्षेत्र, और केरल का कोंकण तटवर्ती क्षेत्र जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए यहां पर विशाल भंडार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार के अपतटीय क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है, और आरएनडी जो है यहां पर भी लगातार चल रही है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम, ये जो है प्राकृतिक गैस का एक संभावित क्षेत्र है। यहां पर भी वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि प्राकृतिक गैस के प्रचुर मात्रा में होने की मौजूदगी जो है संकेत मिले हैं यहां से, बट अभी यहां से निष्कासन नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसे केजी बेसिन के नाम से जानते हैं, यहां पर भी प्राकृतिक गैस के नए भंडार अभी हाल फिलहाल में ही मिले हैं, और इसका निष्कर्षण भी प्रारंभ कर दिया गया है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत में प्राकृतिक गैस को दो मार्गों में दो भागों में दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है घरेलू प्राकृतिक गैस और दूसरा है आयातित एलएनजी। एलएनजी क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो हमारे यहाँ जो प्राकृतिक गैस है वो एक है जो घरेलू, जहां जो हम खुद क्या कहते हैं निष्कर्षण कर रहे हैं सागरों से, एक तो वो है, और दूसरा जो हम बाहर से पाइपलाइन के माध्यम से मंगा रहे हैं, जिसे आप लोग बेसिकली लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। दो पार्टों में हमने बांट रखा है। तीसरा जो अजैविक संसाधन है उसकी श्रेणी में आता है ज्वारीय ऊर्जा और समुद्री तरंग ऊर्जा। ठीक है, जो ज्वारीय ऊर्जा है आपकी और समुद्री तरंग ऊर्जा है, इसे अजैविक संसाधनों की श्रेणी में रखा गया है। आगे देखते हैं, इसमें समुद्री लहरों से विद्युत बनाने के लिए ज्वारीय ऊर्जा और समुद्री तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके ज्वार की ऊर्जा से और जो समुद्रों में लहरें उठती है ना, उससे क्या है बिजली बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक संसाधन के रूप में हम इसका प्रयोग करें। कहां पर यह व्यवस्था देखी जा रही है भारत में? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और सुंदरवन में जो है ना ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त दशाएं यहां पर पाई जाती है भारत में। साथ साथ पश्चिम बंगाल के दुर्गा दवानी क्रीक में एक लघु ज्वारीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। आप जब भी मेंस में आंसर लिखेंगे तो कुछ ऐसे डाटा या फैक्ट दाके उसे पुष्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका उत्तर जो है और लोगों से अलग दिखाई दे रहा शुरू हो। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, मैं भी एक बार शेयर कर देता हूं, आप लोग भी शेयर कर दिए, फिर जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट का समय दे दीजिए बस।
चलिए, तो कहां पर मैंने बताया कि कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और सुंदरवन में जो है ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त दिशाएं भारत में पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल के दुर्गादवानी क्रीक में लघु ज्वारीय ऊर्जा केंद्र की भी स्थापना की गई है। समुद्री तरंगों से विद्युत बनाने वाला देश का पहला संयंत्र जो है तिरुवनंतपुरम, केरल के विजिंगम तट पर जो है लगाया गया है। मतलब कि समुद्री तरंग और ज्वार दोनों अलग अलग हैं, इसको एक मत समझिएगा। ज्वार भाटा एक निश्चित समय पर, निश्चित समय अंतराल पर क्या कहते हैं कि आते हैं, ठीक है। लेकिन जो समुद्र की लहरें हैं वो लगातार जो है चलती रहती हैं, कभी ज्यादा कभी मात्रा इनकी कम होती है ऊंचाई के आधार पर। तो इन दोनों में अंतर है। तो समुद्री तरंग से विद्युत बनाने के लिए देश का पहला जो संयंत्र लगाया गया है वो विजिंगम तट पर लगाया गया है। विजिंगम तट कहाँ है? तमिलनाडु, अरे सॉरी, तिरुवनंतपुरम, केरल पर लगाया गया है। केरल के धनगेश्री और और निकोबार द्वीप के मूस पॉइंट में भी नए संयंत्र जो है लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो धनगेश्री और निकोबार में निकोबार द्वीप के मूस पॉइंट पर भी इस तरीके के प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से क्या होगा, समुद्री तरंगों से क्या होगा, विद्युत बनाने का काम किया जाएगा। पहला लगाया जा चुका है विजिंगम तट पर, केरल में, ठीक है। अगला क्या कहते हैं कि हमारी अजैविक समुद्री संसाधन की श्रेणी में किसको रखते हैं हम लोग? समुद्री ताप से ऊर्जा उत्पादन, जिसे ओटेक के नाम से जाना जाता है। समुद्री ताप से ऊर्जा उत्पादन, ओटेक। ओटेक में समुद्र के ऊपरी सतह से 1000 मीटर की गहराई तक सौर ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो जो सतह है उससे 1000 मीटर गहराई तक सौर ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है और उसके माध्यम से उस जो पानी गर्म होता है उसके माध्यम से इसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। इसे ओटेक्स तकनीक के नाम से जाना जाता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां पर समुद्री तापमान जो 25 डिग्री औसत पाया जाता है। अतः ओटेक से ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावना है। हालांकि अभी ये एक R&D की फेज में है, बहुत ज्यादा इस पर क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और हैवी R&D की आवश्यकता है, लेकिन भारत में इसकी व्यापक संभावना भी पाई जाती है। तो हमने चार देखा अभी तक कि हमने अजैविक संसाधनों में क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा अधात्विक तत्व जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। फिर हमने देखा ज्वारीय ऊर्जा और क्या नाम है कि तरंगों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित। और फिर हमने देखा ओटेक। ये सब क्या है? अजैविक श्रेणी के स्रोत हैं हमारे, जो हम समुद्र से प्राप्त कर रहे हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में ओटेक ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र या उपयुक्त दशाएं जो है पाई जाती हैं। और भारत में इस तरीके का एक प्रयास अमेरिका के सहयोग से तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टनम में किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जैसा बताया कि अभी प्रारंभिक दौर में है, लेकिन क्योंकि भारत की दशाएं, जिस तरीके के भारत में तापमान है और जिस तरीके की भारत में क्षेत्र है जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यहाँ पर जो है ओटेक की संभावनाएं बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, ठीक। तो ये पांचवी हो गई हम लोग की क्या, जो प्राकृतिक जो हमारा क्या कहते हैं कि संसाधन है, अजैविक संसाधन जो महासागरों से भारत प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा एक गैस हाइड्राइड सेंटर की भी स्थापना की गई है और इसके माध्यम से ये भी जो है एक अजैविक संसाधन के रूप में व्यापक रूप से जो है निकल के आ रहा है, समुद्री संसाधन के रूप में। इसके माध्यम से क्या होता है, समुद्र की तलहटी में लगभग 2 किलोमीटर की गहराई में गैस हाइड्राइड और या कैल्थ्रेट इसको बोला जाता है। और ये है क्या, बर्फ में फंसी हुई मीथेन गैस होती है, ठीक है। इसको कैल्थ्रेट या गैस हाइड्राइड के नाम से जानते हैं और ये लगभग 2 किलोमीटर गहराई में समुद्र में पाई जाती है। विश्व में जो है अभी तक रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास गैस हाइड्राइड से मीथेन गैस को निकालने की तकनीक वहां पर इजाद कर ली गई है। बस एकमात्र अभी तक, कुछ मामलों में सफलता अमेरिका को मिली है, लेकिन रूस इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत जो है चेन्नई में रूस के ही सहयोग से गैस हाइड्राइड सेंटर की स्थापना कर रहा है और ये भविष्य की इसको गैस मानी जा रही है। इसमें जो है एक रेसे की तरीके से जो है ना, बर्फ के टुकड़े में समझिए एक रेसा जिस तरीके से फंसा होता है, इस तरीके से रेसों में मीथेन फंसी होती है और ये जो है एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र में विस्तृत होती है। और इसके लिए चेन्नई में क्या किया गया, भारत ने रूस के सहयोग से एक गैस हाइड्राइड सेंटर की स्थापना की ताकि इसका निष्कर्षण किया जा सके। तो ये भी क्या है, एक भारत की अजैविक समुद्री संसाधन का सोर्स है। तो हमने देखा भैया पहला
अजैविक संसाधन जो कि महासागरों से हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब हम देखेंगे जैविक संसाधन जो कि हमें महासागरों से प्राप्त हो रहे हैं। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दी सभी लोग। तो जैविक संसाधन, शुरू में बात हुई कि महासागरों से भारत को दो प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। एक है अजैविक, जिसमें हमने बात कर ली। दूसरे जो संसाधन है वो क्या है? जैविक संसाधन। इसमें क्या होता है? समुद्रों में जैव संसाधन का भी पर्याप्त भंडार स्थित है, जो कि समुद्री खाद्य, मेडिसिन उद्योग, कॉस्मेटिक उद्योग और अन्य कई उद्योगों में कच्चे माल के स्रोत के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जैविक संसाधन मतलब कि समुद्र में पाए जाने वाले वो जीव जंतु जिनका प्रयोग किया जाता है इन पर्टिकुलर क्षेत्र में। ठीक। पृथ्वी पर कृषि भूमि में होने वाली क्रमशः कमी और जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में खाद्य आवश्यकताओं में क्रमशः हो रही कमी के आधार पर जो है पोषक का भी धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि जब जमीन कम है तो आदमी जो है बस किसी तरीके से, अब इस टाइम में देखेंगे आप, जो सब्जियां हैं या जो भी चीजें हैं उसमें आप पेट तो भर रहा, लेकिन पोषक तत्वों का बहुत ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। ऐसे में खाद्य पोषाहार के खाद्य पोषाहार के सस्ते स्रोत के रूप में समुद्री खाद्य को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे आप सी फूड के नाम से जानते हैं। विशेषकर समुद्री तटीय देशों में इसे खाद्य पोषाहार में शामिल किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण है जिस किसी भी देश के लिए। हमारा भी देश जो है अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। हम भी अपने जो है पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए सी फूड्स पर जो है डिपेंड हो सकते हैं। और बहुत मात्रा में जो आप देखेंगे तटीय राज्य है खासकर साउथ इंडिया के, वो इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। समुद्री मछलियां तथा कई अन्य जीव और समुद्री वनस्पतियां जो हैं उनका खाद्य के रूप में लगातार प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें ओयस्टर, लोबस्टर, हेरिंग प्रॉन जैसी कई मछलियां जो है भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जो कि उच्च मात्रा में प्रोटीन जो है उनके अंदर मिलता है। ठीक है। जैव संसाधनों में मैंग्रोव, शैवाल, प्रवाल आदि जीव भी आते हैं, जिनका इस्तेमाल जो है कहां पे किया जा रहा है? औद्योगिक रूप में, औद्योगिक कच्चे रूप में, कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है। जिनसे मैंने बताया मैंग्रोव का या शैवाल का या प्रवाल का, इनका इस्तेमाल कहां पे किया जा रहा है? मेडिसिन उद्योग में किया जा रहा है, कॉस्मेटिक उद्योग में किया जा रहा है। इन रूप में इसका व्यापक इस्तेमाल जो है देखने को मिल रहा है। समुद्री जीवों एवं वनस्पतियों को ऐसे तत्व से प्राप्त किया जा रहा है जिनका उपयोग जो है औषधि उद्योग में जीवन रक्षक दवाओं को बनाने के लिए तथा वैक्सीन टीका बनाने के लिए भी किया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी के लिए एक विशेष रिसर्च टीम भी क्या कहते हैं कि समुद्री संसाधनों पर गई थी देखने कि क्या वहां से कुछ ऐसा मिल सकता है जो इस वायरस को रोकने में कारगर हो सकता है। तो अभी तो नहीं इस पर कोई सफलता मिली, लेकिन भविष्य में बहुत सारे वैक्सीन में जो क्या कहते हैं कि समुद्र के अंदर पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं या जो भी जीव हैं उनके माध्यम से R&D की आवश्यकता है। और उद्योग, मैंने जैसे बताया कि 3-4 उद्योग में व्यापक रूप में इनका इस्तेमाल है, जिसमें कॉस्मेटिक है, मेडिसिन है। ठीक है। इनमें जो है व्यापक रूप से इनका इस्तेमाल, साथ साथ ही एक सी फूड का तो कार्य कर ही रहे हैं। इनको दो श्रेणियों में बांटा जाता है, जैविक और अजैविक, और दोनों को डिटेल में हमने देख लिया। अब अगला टॉपिक है जो हम लोग का, वो है पवन। पवन चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होती है पहले पवन, इसको देखेंगे। वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा जो होती है ना, वो उच्च दाब से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से गतिशील इसी हवा को क्या कहा जाता है? पवन नाम से जाना जाता है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ। ध्रुवों की ओर क्या होता है? इसकी तीव्रता में वृद्धि होती दिखाई देती है। और कॉर्लियसिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये जो पवन है अपनी दिशा के दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। हेलो उसमें स्वागत है बहुत आपका। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में कॉर्लियोसिस बल जो होता है उसके कारण क्या होती है? ये पवन
दाहिनी ओर और दक्षिणी दिशा में बाईं ओर विक्षेपित होती हुई दिखाई देती है। कॉर्लियोसिस बल क्या होता है इसको देख लीजिए एक बार फटाफट, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। कॉर्लियोसिस बल एक विक्षेपक बल है जिसका प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में पवनों को क्या करती है दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर इसके कारण उड़ जाती है। इस बल की खोज जो है जी कॉर्लियोसिस द्वारा की गई थी। कॉर्लियोसिस बल का मान विषुवत रेखा पर शून्य होता है और अक्षांशों में वृद्धि के साथ साथ इसके मान में भी क्या होती है वृद्धि होती चली जाती है तथा ध्रुवों पर यह अधिकतम हमें देखने को मिलता है। वायु की गति जितनी तीव्र होती है विक्षेपक बल भी उतना ही अधिक जो है उस पर लगता है। कॉर्लियोसिस बल का वायु की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि उसके दिशा पर ही प्रभाव पड़ता है, मतलब उसकी दिशा को जो है हल्का सा मोड़ देती है। ठीक है, इसको हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे। देखिए जल संसाधन पर इस बार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है क्योंकि कई प्रोग्राम जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है कैच द रेन। ठीक है, वो क्या है, वो जल को क्या कहते हैं कि सुरक्षित रखने और जल को संचय करने के लिए चलाया गया एक अभियान है। तो उसी आधार पर मुझे उम्मीद है कि हो सकता है या तो डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछ ले या इनडायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जल संसाधन के संदर्भ। जल क्या है, एक चक्री संसाधन माना जाता है क्योंकि ये एक साइकिल में काम करता है। पानी के रूप में आएगा, भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह प्रकृति का सबसे मूल्यवान उपहार मनुष्यों को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों के पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए। वैश्विक संदर्भ में भारत के पास कुल 4% जल, ध्यान रखिएगा कितना, कुल 4% जल एवं 2.45 भूभाग है। ठीक है, अगर पूरे विश्व के संदर्भ में भारत की बात करें तो पूरे विश्व में उपलब्ध जल का 4% भारत में पाया जाता है और पूरे विश्व के भूभाग की अगर बात करें तो भारत का भूभाग पूरे विश्व का 2.45 है। जबकि जनसंख्या की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.7% जो है भारत में निवास कर रहा है। अर्थात विश्व के औसत की तुलना में देश में प्रति व्यक्ति के हिस्से केवल 1/4 ही जल आ रहा है। ठीक, अगर हम जनसंख्या के अनुपात से निकालेंगे तो विश्व में अलवणीय जल जिसमें नमक नहीं होता यानी जिसे मीठा या ताजे पानी का जल कहते हैं का लगभग 70% भाग जो है वो कहां पर है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों के रूप में और हिमनदी के रूप में मिलता है, जो मीठे पानी का 70% भाग। जबकि लगभग 30% भाग जो है वो भौम जल के यानी कि जमीन के अंदर वाले जल जल के रूप में हम इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कुल ताजे पानी का भाग है उसमें 70% जो है वो बर्फ की चादरों में सिमटा हुआ है और 30% जो है जमीन के अंदर उपलब्ध है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जल के बारे में। अगर हम उपयोग के संदर्भ में, मांग और उपयोग के संदर्भ में बात करें तो जल के विभिन्न उपयोग हैं, जैसे पीने के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और आदि के लिए। दूसरा, अगर हम धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि में होता है, ध्यान दीजिएगा, और उसमें भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो अगर कृषि में जल का उपयोग करता है तो वो भारत करता है। लगभग अपना जो साफ पानी उसका 90% भारत क्या कर रहा है, कृषि क्षेत्र में लगा रहा है। जिससे धराती जल का 8.9% और भौम जल का 92% भाग उपयोग जो है किया जा रहा है किस क्षेत्र में, सिर्फ और सिर्फ कृषि के क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा केवल 2% और भौम जल का 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में जो भूमिगत जल है उसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसी कारण है कि यहाँ इन राज्यों में क्या हुआ है, इन राज्यों में जो पानी का लेवल है नीचे लगातार जाता चला जा रहा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार कि अगर जल्द ही इसको नहीं रोका गया तो आने वाले 25 साल में पंजाब क्या है, रेगिस्तान में बदल जाएगा। ठीक है, इसके पीछे का मूल कारण है कि जो पंजाब में शुरू की गई थी आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसमें जो है जल जनित जो पौधे थे, जल जनित जो कृषि थी उसको ही ज्यादा बढ़ावा दिया गया और उसको बढ़ावा देने के चक्कर में भौम जल का भयंकर इस्तेमाल किया गया। और एक रिपोर्ट आई है, अगर उसको सही माना जाए तो अगले 25 साल में अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो पंजाब में क्या हो जाएगा, पंजाब जो है रेगिस्तान में कन्वर्ट हो सकता है। गुड इवनिंग पुष्पार्य, स्वागत है। जबकि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं
कर्नाटका की तो ऐसे राज्यों में वर्षा की मात्रा कम होते हुए भी भूमिगत जल का प्रयोग कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये राज्य जो है सजग है इस संदर्भ में, और यहां बारिश भी तुलनात्मक रूप से उत्तर भारत से कम होती है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या है, ये जो है अपनी जमीन के जल का कम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर समझदारी पूर्वक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जल विद्युत के निर्माण, परमाणु संयंत्रों के शीतलन, मत्स्य पालन, वानिकी के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने देखे कि किन किन क्षेत्रों में सॉरी जल की आवश्यकता हमें पड़ रही है। ठीक है, अब मेन आता है क्वेश्चन जल संरक्षण और जल प्रबंधन। यहां से क्वेश्चन बनता है मेंस में कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन के संदर्भ में उठाए गए कदमों पर जो है प्रकाश डालिए, या क्या होते हैं। तो पहले जानेंगे होता क्या है ये जल संरक्षण या जल प्रबंधन। जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण और कृषि आदि के लिए अपशिष्ट जल, अवशिष्ट जल जो है यानी खराब जल है, उसको जो है पुनर्चक्रण करके उनका इस्तेमाल करना, मतलब जल का इष्टतम प्रयोग ही कहलाता है जल संरक्षण। ठीक है, आप जो है पानी पीने के लिए साफ जल का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए सफाई के लिए, निर्माण कार्यों के लिए, कृषि के लिए जो है ये जो अवशिष्ट जल होता है जो नाले वगैरह में बहता है, इसको हम ट्रीट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, इसी को जल संरक्षण या प्रबंधन कहा जाता है। लगातार बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग में लगातार वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग जो है बढ़ती चली जा रही है। अतः जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मूलतः भवनों की छतों पर जलों को इकट्ठा करने, भूमि में संरक्षित करके आगे का काम देने के लिए प्रक्रिया है। मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है आजकल की छतों पर, और साथ साथ कुछ बावड़ी या अन्य माध्यमों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, जमीन के अंदर इनको संरक्षित किया जा रहा है, ताकि धीरे धीरे इनका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सके। बहुत सारा पानी जो है बारिश का जो है इधर ही ऐसे ही बह जाता है, बेकार हो जाता है। तो नई नई टेक्निक के माध्यम से छतों पर और उसको जो है इस्तेमाल करते हुए जमीन तक उधर पहुंचाया कर उनका संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को जल प्रबंधन या जल संरक्षण के नाम से जानते हैं। जिस देश में 14 बाड़ी, 55 सामान्य और 700 छोटी नदियां हैं, 14 बड़ी, 55 सामान्य और 700 छोटी नदियां हैं, और हर वर्ष औसतन 1170 मिलीमीटर क्या होती है, बारिश होती है, और हर जगह वर्षा जल संरक्षण की परंपरा रही है भारत में। ठीक है, वहां ऐसे संकटों से बचा जा सकता है। यहां समस्या का मूल कारण जल की कमी न होकर जल की उचित प्रबंधन न किया जाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे पास जल की कमी नहीं है लेकिन उचित प्रबंधन नहीं है, इसी को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैच द रेन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। इसके माध्यम से एक अभियान के रूप में इसको लिया गया है, और इसमें आप जहां हैं जैसे हैं उस स्थिति में आपको जल संरक्षण करने के लिए प्रशिक्षित और मोटिवेट किया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या और घटते जल संसाधनों को देखते हुए न केवल जल की उचित उपयोग करना चाहिए, बल्कि जल स्रोतों को पुनः भरण की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसी दृष्टि से भारत सरकार ने जल भ्रत मानचित्र यानी कि वाटर एटलस जो है बनाने की तैयारी जो है शुरू कर दी गई, और इसी वाटर एटलस की ही रिपोर्ट है जो मैंने बताया आपको कि अगर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आएगी, अगर जल्दी से ध्यान नहीं दिया गया तो पंजाब क्या हो सकता है, रेगिस्तान में भविष्य में कन्वर्ट हो सकता है। एक आता है टिप्पणी के लिए क्वेश्चन, जल संभर प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट, अलग से टिप्पणी के लिए सवाल इस पर आ जाता है, क्या होता है इसको देख लेते हैं। जल संभर प्रबंधन का तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से है। जल संभर का अभियान एक ऐसे क्षेत्र से है जिसका जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है। इस जल का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग के परिणाम जो है अच्छे निकलकर हमें देखने को आते हैं। तो जहां पर एक निश्चित दिशा में कोई जल बह रहा हो, वहां पर इसको व्यवस्थित रूप से क्या है, प्रबंधित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत बहुत से जल को रोकना, बहते हुए जल को रोकना, और विभिन्न विधियों जैसे तालाब, पुनर्भरण, कुओं, बावड़ी आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, कुछ जो है कुप्पियां बनाई जाती हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, जल जो है भौम जल के रूप में एकत्रित होता चला जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों
और समाज के बीच संतुलित स्थापित करना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से सामुदायिक सहयोग पर निर्भर करती है, क्योंकि एक कम्युनिटी प्रोग्राम है ये। आप किसी एक व्यक्ति के बस की नहीं कि वो इसने बड़े सिस्टम को जो है हैंडल कर ले या उसको कर ले। तो ये पूरा एक कम्युनिटी के रूप में बनाया गया, चलाया गया प्रोग्राम था। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रोलड़गढ़ सिद्धि, जहां से अन्ना हजारे हैं, ध्यान दीजिएगा, रालेगढ़ सिद्धि के एक छोटा सा गांव है, ये पूरे देश में जल संभर विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी क्रम में नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, और यहाँ पर जो है जल संसद प्रोग्राम किया गया। कहां पर? अलवर राजस्थान के अंतर्गत, ताकि लोगों के मध्य जो है सहयोग बनाया जा सके और तालाबों, तालों और रोधकों के माध्यम से जो है जल को संग्रहित किया जा सके। ये सब प्रोग्राम उदाहरण किसके हैं? जल संभर वाटर सेट मैनेजमेंट के ही उदाहरण है सारे। तमिलनाडु में घरों के जल संग्रहण संरचना को बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, उसके बिना नक्शा पास नहीं किया जाता। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना के अब नहीं किया जा सकता। इसको क्या करना चाहिए? पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जैसे छतों पर जो पानी इकट्ठा करने के व्यवस्था के बिना अब जो है नक्शा पास नहीं होना चाहिए घरों का। ये व्यवस्था तमिलनाडु में बहुत पहले से चल रही है। इससे लाभ क्या क्या होते हैं? पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति व्यापक रूप से मिलती है हमें। जैव विविधता में वृद्धि होती है। भाई ठीक है, अगर पानी की कमी से क्या होता है, जंगल सूखते हैं, या फिर आसपास के अगर कोई हरियाली वाला क्षेत्र तो सूखता है, या जल में रहने वाले जीव भी जो है धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। जलाक्रांत और लवणता का ह्रास होता है, मतलब कि जो अगर जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा कहीं भी क्षेत्र का, अगर मान लीजिए समुद्री क्षेत्र में यहाँ पर धीरे धीरे आप देखेंगे वहां पर जो रेतीला होता चला जाता है, यानी कि लवण बढ़ रहा है। कृषि उत्पादकता और उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। वनों के कटाव में वृद्धि होगी, सॉरी, वनों के कटाव में कमी होगी। जीवन स्तर उठेगा, क्योंकि जो पानी है एक अनिवार्य अंग होता है मनुष्य के जीवन का। रोजगार में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों की सहभागिता में आपसी मेलजोल का बढ़ावा होगा। ठीक है, अगर इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाएं और एनजीओ के माध्यम से जुड़े जाएं और उसको रोजगार से जुड़ा जाए, चाहे मनरेगा के माध्यम से, चाहे कैसे भी करके, तो रोजगार की वृद्धि भी इसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर तालाब बनवा रहे हैं, नहर खुदवा रहे हैं और सामुदायिक गड्ढे बनवा रहे हैं पानी भरने के लिए, तो इससे क्या होगा? ये सब काम मनरेगा के माध्यम से करके रोजगार भी सृजन इसके माध्यम से किया। अब जल से ही जुड़ा एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जल संरक्षण के संदर्भ में क्षेत्रीय उपाय, मतलब अलग अलग भारत के क्षेत्र में क्या क्या उपाय जो है प्रचलित हैं, उसके पर एक टिप्पणी करें या उस पर एक जो है प्रकाश डालिए। एक बार उसको देख लेते जल्दी जल्दी में कि जल का सर्वाधिक उपभोग करने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र है, और उसके बाद तथा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, इसके संदर्भ में उठाए गए इन दोनों क्षेत्रों के द्वारा क्या क्या कदम है, इसको देख लेते हैं फटाफट। पहले कृषि क्षेत्र के लिए देखते हैं कि क्या कृषि क्षेत्र में क्या कदम उठाया गया है कि कम से कम जल का इस्तेमाल किया जाए। उपलब्ध जल में ही उगने वाले योग्य कृषि फसलों को बढ़ावा देना, मतलब जिस क्षेत्र में जितना पानी हो उसी अनुसार उगने वाली अगर हम फसलों को बढ़ावा देंगे तो हमें कम आवश्यकता की जल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे गन्ना और चावल जैसी जो फसलें हैं ना, ये बहुत अधिक जल की इनको आवश्यकता पड़ती है। एक आंकड़े के मुताबिक जो है 1 किलो चावल अगर लास्ट में आपके हाथ में आ रहा है तो उसके लिए जो है 3300 लीटर पानी जो है बर्बाद हो जाता है, उसके लगाने से लेकर आप तक पहुंचने तक। इन्हें केवल उन्हीं क्षेत्रों में उगाना चाहिए जहां पर पर्याप्त जल है, अन्य क्षेत्रों में इसको नहीं उगाना चाहिए। पहली तरीका है ये। दूसरा है स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना, यानी कि कम सिंचाई अपनाना, ऐसी विधियों को अपनाना जिसके माध्यम से कम पानी खर्च हो सिंचाई में। सर मेंस एग्जाम को लेकर प्रेशर हो रहा है। प्रेशर तो होगा ही, अब तो एग्जाम नजदीक आ गया ना। तैयारी कीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, रिवीजन पे ध्यान दें, और कोई तरीका नहीं है। जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, नया नहीं पढ़िए। ठीक है, इसलिए मैं तो 20 डेज का प्रोग्राम भी चला रहा हूँ कि भैया आपको बस इतना, अगर इसको एक बार रिवाइज भी कर लो जल्दी जल्दी, आधे घंटे 45 मिनट डेली होता है, और सारे ऐसे पेट टॉपिक हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, इसको भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। बेहतरीन ऑप्शन है। 2021 पीसीएस को ही ध्यान में रख के ये बनाया गया है, जीएस पेपर 1 के इंपॉर्टेंट सेक्शन को, 2 के और 3 के। देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ड्रिप तथा स्प्रिंकलर फुब्बारे वाली सिंचाई का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होती है, जल की खपत जो है ना 40 से 80% तक घट जाती है सिंचाई में।
दूसरा, भूमि और जल प्रबंधन द्वारा, जैसे मृदा जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, कृषि के अपशिष्ट जल को का अधिक से अधिक पुनर्चक्रण, जो पानी बेकार हो चुका है जैसे कि नालियों में बहने वाला पानी, उसका अधिक से अधिक ट्रीट करके जो है कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। जल का रिसाव बढ़ाने के लिए जो है जुताई अच्छी तरीके से करके हम इसका कम कर सकते हैं पानी की खपत को, किसमें, सिंचाई के क्षेत्र में। तीसरा तरीका है लेजर से भूमि समतलन। इस तकनीक से जमीन की सतह की जो असमानता होती है ना, उसे समाप्त कर दी जाती है। असमानता समाप्त की जाएगी, या एक ढलान के स्लैब बनाया जाएगा, तो उससे क्या होगा, पानी रुकेगा नहीं, चारों तरफ जो है वो बहता हुआ जाएगा और पानी जो है बर्बाद नहीं होगा, यानी जिस क्षेत्र को जितनी आवश्यकता होगी वो पानी अपने आप उसको वहां से ढलान के रूप में बहता हुआ चला जाएगा। इसके लिए हम लोग लेजर भूमि तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इससे 20 से 30% जल जो है बचता है, और उत्पादन भी ध्यान रखिएगा, इससे 10% तक इसमें वृद्धि होने की संभावना बन जाती है। जैसा भी कुछ होगा इस संदर्भ में तुरंत अपडेट करूंगा। अभी फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है, 21 मार्च को इलाहाबाद का है, उसका वेट कर रहे हैं। बाकी जैसा कुछ भी होगा अपडेट करेंगे, ठीक है। तीसरा है राइट इंटेंसिफिकेशन प्रणाली। ये क्या है, जल की आवश्यकता का लगभग 29% तक कम करने के लिए तथा फसल तैयार होने की अवधि 18 से 8 से 12 दिन कम करने के लिए यह प्रसिद्ध है। इस प्रणाली का प्रयोग चावल के साथ साथ गन्ने की खेती में भी किया जाता है। राइस एटिसिफिकेशन प्रणाली, ठीक है, तो राइस मतलब चावल। तो इस प्रणाली के इस्तेमाल करके 29% तक लगभग पानी की कमी की जा सकती है, मतलब इसके संदर्भ में पानी की बचत की जा सकती है। और साथ साथ जो है ना, इसमें जो उगने की अवधि है राइस के, उसमें भी 12 दिन तक पहले जो है ये फसल तैयार देखने को मिलती है। तो राइस एंटिसिफिकेशन प्रणाली। उद्योग क्षेत्र क्या कर रहा है जल के बचाने के लिए, कम से कम जल में काम करना। मशीन को जल से जो है ठंडा करने के बजाय हवा से ठंडा करने की तकनीक जो है अपनाई जा रही है उद्योगों में। बेकार जल का पुनर्चक्रण कर उसे उसी औद्योगिक प्रक्रिया में दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ वर्षा के जल का एकत्रण कर औद्योगिक इकाइयां 25 से 50% तक जो है जल की खपत को कम कर सकती हैं। तो क्या कर रही है, अब जो नई टेक्निक आ रही, पहले देखते हैं आप लगातार मशीनों पे पानी गिरता रहता था, तो जो पानी गिर रहा है उसको बार बार जो है वहां से जो गर्म पानी है उसको कहीं ऐसी जगह पे ले जा रहा है, वापस ठंडा हो रहा है, फिर घूम के आ रहा है। तो लगातार एक ही जल को कई बार प्रयोग किया जा रहा है, और अन्य तरीके जो है इस्तेमाल करके ये क्या कर रही है, हवा से जो है ठंडा करने की तकनीक भी अपनाई जा रही है। तो औद्योगिक क्षेत्र इस सेक्शन में काम करके जल को बचा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला में जल प्रबंधन कैसे, कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला के लिए जल प्रबंधन की प्रभावी रणनीति तैयार कर रही है। कंपनी के कारखानों में जल बचाने की संभावनाएं तलाशेंगे तथा उपभोक्ताओं को जल प्रबंधन के बारे में शिक्षित करते हैं। तो एक तो खुद अपने प्लांट के लेवल पर ही लोग बचत कर रहे हैं, दूसरा क्या करते हैं, जो इनके उपभोक्ता होते हैं उनको भी शिक्षित करते हैं कि आपको जल संरक्षण कैसे करना चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जल को बचा रहे हैं। तो उद्योग इस तरीके से जल को बचा सकते हैं या पानी को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। जल संचयन की विधियों के संदर्भ में जो उद्योग है इस प्रकार से कार्य कर रहा है। जल की बराबरी एक तकनीक है जिसे नाम दिया गया ऑफसेट। ये भी उद्योग इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है, जहां कम जल में काम करने के प्रयासों, जल के दोबारा इस्तेमाल पुनर्चक्रण के बाद भी जल की खपत कम कम नहीं की जा सकती, कुछ ऐसे भी सेक्टर होते हैं जहां पर भैया नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जल के ऑफसेट में निवेश किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो पौधे रोपे जाते हैं अन्य क्षेत्र में, अथवा सुदूर भूमि पर जो है जल की दक्षता को बढ़ाने के उपाय पर्टिकुलर उद्योग या कंपनी करती। मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है इनके पास व्यवस्था कि हम दोबारा से उस जल का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वो जल जो है दूषित हो जाता होगा या कुछ भी होता होगा, तो ऐसे में उतने ही मात्रा में किसी अन्य क्षेत्र में ये क्या करें, जल संरक्षण का विकास करें, या फिर उतनी ही मात्रा का पौधे जो है लगाएं। एक ये तरीका भी उद्योग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज के लिए, जल संरक्षण के लिए, ठीक है। एक कम्युनिटी प्रोग्राम है, इसको आप लोग, कम्युनिटी क्या है, प्रोग्राम क्या है, ये एक फीचर दिया गया अनअकैडमी ऐप पर। हम आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक दिया है, ऊपर कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, इसको फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स करता रहता हूँ मैं, कोड जो आप पूछ रहे हैं उसके संदर्भ में भी, नोटिफिकेशन के संदर्भ में भी, एग्जाम्स के संदर्भ में भी। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक तरीके का ये। इसके माध्यम से क्या होता है, तुरंत भी अगर मान लीजिए हम वीडियो नहीं बना सकते या तत्काल क्लास नहीं है, तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो,
तो आप लोग प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए मेरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग रेगुलर अपडेट्स जो है आप तक पहुंचाते रहते हैं। 9 बजे डेली करंट अफेयर का फ्री सेशन होता है। इस सेशन के बाद जस्ट आपको 9 PM पे करंट अफेयर का सेशन मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहतरीन सेशन होता है करंट अफेयर का, वो फ्री होता है सबके लिए। ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड, मेरा कोड PS10 यूज करके आप 20% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर अभी चल रहा है 20% डिस्काउंट वाला। चलिए, किसी को कोई डाउट तो बताएं। आज के लिए फिर इतना रखते हैं। 9 बजे करंट अफेयर के सेशन